गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज हम वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके पॉलिटिकल इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वैश्वीकरण के प्रभाव न केवल राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट है, बल्कि इकोनॉमिकली, कल्चरली, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव भी दुनिया भर पड़ते जा रहे हैं। वो क्या प्रभाव हम देखते हैं। सबसे पहले बात आती है राज्य की, स्टेट की बात आती है। कहते हैं सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण आज राज्य की क्षमता, यानी कि जो स्टेट के या कंट्री के सरकारों का जो काम था वो लोगों की वेलफेयर का काम कर रहा था, यानी कि लोगों के कल्याण के बारे में सोचना होता था। आज उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कमी आती जा रही है। ये अवधारणा जो है, यानी कि ये ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने आप को सीमित रखता है। यानी कि आज राज्य बात करें, गवर्नमेंट बात करें, तो उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, बस इस कामों तक ही जो सरकारें जो वो सिमट कर रह गई हैं। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले से कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। नो डाउट इससे पहले राज्य जो था वो सामाजिक और लोक कल्याणकारी कामों को करता था। आज जो है वो ये अवधारणा कम होती जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारित है। मतलब आज हम अब राज्य का मुख्य कार्य है कंट्री की इकोनॉमी, देश में मुद्रा को या आर्थिक रूप से किस तरह से कंट्री को आगे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों के ऊपर आ गई है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं। आज आप पढ़ चुके हो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से सभी देशों के अंदर पैर पसारती जा रही हैं, कब सभी देशों के अंदर बढ़ती जा रही हैं और उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। इससे सरकार ने अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती जा रही है। मतलब आज इनका पॉलिटिकल इफेक्ट इतना बढ़ चुका है इन मल्टीनेशनल कंपनीज का, क्या सरकारें जो है वो इनके खिलाफ किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत सारा रिवेन्यू जो है वो सरकार को ये देती है। आगे चलते हैं। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। वो कह रहे हैं भी पॉलिटिकल एक कम्युनिटी की बात करें तो राज्य की प्रधानता को किसी तरह की चुनौती नहीं मिली है। राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहा है। मतलब राज्यों के जो कार्य हैं, जैसे कि सुरक्षा का कार्य हुआ, कानून व्यवस्था का कार्य हुआ, यानी कि डिफेंस का हुआ, या देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का काम है, तो ये मैंडेटरी काम है और राज्य उन्हें बखूबी कर रहे हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा भी हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक इफेक्ट में या पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्य के हाथ में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके बूते पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। आज किसी भी लोगों के बारे में सूचनाएं इकट्ठे करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से राज्य लोगों के ऊपर ज़्यादा निगरानी रख सकता है। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकता है और उनकी क्षमता बड़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। तो आपने देखा कि दोनों तरह का एक मिक्स सा रोल है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर जहां राजनीति वैश्वीकरण से राज्य का कहीं कमी भी है, तो नई प्रौद्योगिकी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से राज्य को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आर्थिक प्रभाव के ऊपर, यानी कि इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट, जैसा कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो हमारी आज इनकम से जुड़ा हुआ है।
वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहस में बड़ा हिस्सा इस बात की दिशा या इसी पहलू से संबंधित है कि इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए, यानी कि हाउ टू डिफाइन द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंट्री, कैसे इसको परिभाषित करें उसके बारे में हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो भी आप इकोनॉमिकली जो भी आप लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, इन डेवलपमेंट के अंदर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। नो डाउट सिर्फ ये दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के में इनका रोल नहीं है, कुछ और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें जो है वो फ़ायदा कर रही हैं। आर्थिक फ़ायदों के बंटवारे में अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में किसे वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर हम बात करें तो आज इकोनॉमिकली हु इज़ इन मोर बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इकोनॉमिकली किसको हुआ है। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। मतलब आर्थिक प्रवाह का मतलब है द फ्लो ऑफ थिंग्स, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम कहें कि ये देश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग सिर्फ इन वजह से है कि इन चीज़ों में टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो रही हैं। कहने का मतलब है भी कुछ इकोनॉमिकल फ्लो जो है वो अपनी कंट्री के द्वारा स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ताकतवर कंट्रीज जो होती हैं, पावरफुल कंट्रीज जो हैं, वो इन रूल रेगुलेशन को वीक कंट्रीज़ के ऊपर थोप देते हैं, लगा देते हैं। जैसा कि वस्तुएं, थिंग्स, मनी, पीपल और आइडियाज़, इन चीज़ों का फ्लो जो होता है वो बड़ा तेज हो जाता है। वैश्वीकरण के चलते या ग्लोबलाइजेशन के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले इंपोर्ट पर बैरियर लगाते हैं। मतलब जो भी चीज़ों का इंपोर्ट होता है कंट्रीज़ के अंदर, वो उसके ऊपर अपनी कंट्री के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स बैरियर लगाते हैं या उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अब ये प्रतिबंध कम होते जा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हमने भी 1990 तक किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में जो था वो आने का न्योता नहीं दिया था। उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, उसके बाद हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए थे। अब ये टैक्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं। आज ये पावरफुल कंपनी जो है वो अपने मनी को दूसरी देशों में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर उन देशों में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, विकासशील देशों में, जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। नो डाउट वी आर आल्सो ए डेवलपिंग कंट्रीज़। और आज़ादी के बाद से 1990 के बाद यहाँ आप लोग देख रहे हो कि कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है आज इंडिया में काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? दीज मल्टीनेशनल कंपनीज नो दैट कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री एंड दे विल गेट अ चीप लेबर हेयर। उन्हें यहाँ सस्ता लेबर, रॉ मटेरियल और ये सब चीज़ें जो है बड़ी सस्ती मिल पाएंगी उनको, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैश्वीकरण के चलते विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही है, उनका फ्लो अब इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। आज नो डाउट अगर आज टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तेज़ी आई है तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर इन दो चीज़ों ने बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है इंटरनेट और कंप्यूटर। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का फ्लो बढ़ा है, उसी सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है।
यानी कि जितनी तेज़ी से वस्तुएं जो है वो थिंग्स जो है या आइडियाज़ जो है वो जितनी तेज़ी से गई हैं उतनी तेज़ी से लोग जो है वो एक दूसरे लोग जो है वो नहीं जा सके हैं। विकसित देश अपनी वीज़ा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए हुए हैं, यानी कि टाइमली वो वीज़ा देने में या वीज़ा पॉलिसी के अंदर अपना इंटरफेयर उसको चेंज करते रहते हैं, जिससे लोगों का फ्लो जो है वो एक दूसरे देशों में कम हो जाता है। दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे ना थिया लें। कारण यही है कि अगर दूसरे देशों से लोग उनके देश में आएंगे तो नो डाउट ये उनके काम धंधों को भी अपना लेंगे। वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होगा कि हर जगह परिणाम भी एक समान होंगे। अगर एक जैसे रूल रेगुलेशन, एक जैसे मेजर्स सभी कंट्रीज़ के ऊपर लगा दिए जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रिजल्ट भी सेम होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्व सामान्य निष्कर्ष निकालने की बजाय सर्व संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत में बड़ी गहराई से बट गया है। जनमत का मतलब है भी लोगों का विचार जो है वो बड़ी गहराई से बट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं और इससे सामाजिक न्याय के सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फ़ायदा हुआ है, जबकि नौकरी, जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की सुविधा के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो गई हैं। कुछ दार्शनिकों ने इसके चलते कुछ उपाय भी बताए हैं कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कवच किन के लिए? उन लोगों को जिन्हें इस वैश्वीकरण से किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मानता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने के लिए भी आवाज़ उठाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। यानी कि आप लोग देखिए कि यहाँ आज इकोनॉमिकली रिच पीपल जो हैं, जिनके पास आर्थिक रिसोर्सेज है, वो और रिच होते जा रहे हैं, जबकि वीकर सेक्शन को या गरीब लोगों को इस आर्थिक वैश्वीकरण का या इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ लगाई गई है, क्योंकि इससे गरीब देश बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है, जो मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में जाते हैं। उनका मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब वो अपने विचार किस तरह से बताते हैं या वो अपने किस तरह से इसके फेवर में बात करते हैं। उनका मानना है कि इससे इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, ओपननेस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी खुशहाली बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, ओपननेस की फीलिंग आती है, व्यापार की बढ़त से देश अपने बेहतर दिखाने का मौका मिलता है, इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्य मार्गी यानी कि मिडिल पीपल समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज होती चली है, यानी कि आज इंटरडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आज ये बेनिफिट हुआ है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इसके कल्चरली क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं।